सभी को नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे अपने इडियम एंड फ्रेज के लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए कुछ और इडियम एंड फ्रेजेस की। इसके पहले हमने आपको बताया था कि ये जो इडियम एंड फ्रेज है वो थीम बेस्ड इडियम एंड फ्रेज चल रहा है, और जिसमें थीम बेस्ड के अंदर हम लोग अभी शुरू किए हैं कलर बेस्ड इडियम। कलर बेस्ड इडियम में डिफरेंट डिफरेंट जो भी कलर के इडियम बन सकते हैं उन सारे को मैं एक साथ लिख कर कंपाइल कर दी हूँ और आपको उसी तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो इसके पहले हम लोगों ने बात किया था ब्लू वाला। अगर आपने नहीं देखा हुआ है लेक्चर तो मैं इसको पिन कर दूंगा, आप उसको देख लेना, उसके बाद यहाँ पे आ जाना। तो ब्लू वाला हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। आज हम लोग बात करेंगे लाल कलर से बनने वाले रेड रेड शब्द से बनने वाले इडियम एंड फ्रेजेस के बारे में। तो पहला हमारे पास इडियम है रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का मतलब होता है इम्पोर्टेंट डे, अ वेरी इंपॉर्टेंट डे और अ वेरी मेमोरेबल डे। एक ऐसा दिन जिसको बहुत ही याद किया जाता हो, यादगार दिन। तो उसको आप क्या बोलोगे? रेड लेटर डे। ठीक है। याद कैसे रख सकते हो? याद करने का वैसे इसका एज सच कोई रूल तो नहीं होता है इडियम को याद करने का, लेकिन मैंने आपको बोला है कि मैं कुछ निमोनिक के जरिए आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो कि आपके बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है ब्लड। और ब्लड क्या होता है? ब्लड जो होता है रेड कलर का होता है। तो रेड अगर अगर आपके बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो दुनिया में क्या है? इंसान की बॉडी, खुद के लिए खुद की बॉडी, और उस खुद की बॉडी के भी अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है ब्लड। ब्लड का होता है रेड कलर। तो रेड कलर से आप याद रखोगे कि रेड कलर का ब्लड होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो वेरी इंपॉर्टेंट डे, रेड लेटर डे मीन्स व्हाट? अ वेरी इंपॉर्टेंट डे और वेरी मेमोरेबल डे, जिसको बहुत ही याद किया जाने वाला हो। अगला हमारे पास इडियम है टू पेंट द टाउन रेड। अब जब कभी आपका बहुत इंपॉर्टेंट डे रहेगा, आपका कोई रेड लेटर डे पड़ गया, तो रेड लेटर डे का मतलब क्या होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट डे है आपके लिए। तो जब रेड लेटर डे है तो आप क्या करोगे? सारे घर को, सारे टाउन को, सारे शहर को लाल कर दोगे, यानी सारे शहर को ऐसा कर दो कि जश्न में सारे शहर को लाल रंग से रंग दोगे। तो आप इस तरीके से याद रखना। तो टू पेंट मतलब पेंट कर देना टाउन को, रेड कलर से पेंट कर देना। इसका मतलब कि आप बहुत खुश हो। क्यों खुश हो? बिकॉज इट वॉज योर रेड लेटर डे। तो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन था, इसकी वजह से आप बहुत खुश थे, जिसकी वजह से आपने पूरे शहर को लाल रंग से रंग दिया, यानी आपने जश्न मनाया, सेलिब्रेट किया। तो मीन्स टू पेंट द टाउन रेड मीन्स व्हाट? यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग, टू सेलिब्रेट समथिंग। तो जश्न मनाने के लिए किसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग बोलते हैं टू पेंट द टाउन रेड। अगला हमारे पास इडियम है इन द रेड। इन द रेड का मतलब क्या हो जाता है? जब कोई चीज बोलते हैं ना, आपको कहीं पर भी लिखा रहता है खतरे का निशान, तो वहां पे लिखा रहता है डेंजर, और डेंजर लिखा रहता है रेड कलर से लिखा रहता है। तो डेंजर जो होता है वो लाल कलर का जो निशान है वो खतरे का निशान माना जाता है। आपने ट्रैफिक लाइट पे भी देखी होगी, तो ट्रैफिक लाइट जो होता है वो तीन लाइट ऐसे लगी रहती है, तो येलो कलर पे स्लो हो जाती है स्पीड, और ग्रीन कलर पे हम लोग को चले जाना रहता है। लेकिन जब रेड कलर की लाइट जल रही है तो ये एक इंडिकेशन होता है कि अगर लाल कलर का लाइट जल रहा है तो वो एक खतरे का निशान है, डेंजर का निशान है। तो अगर आप उसको क्रॉस करते हो तो यू विल बी इन दी डेंजर। तो इसका मतलब क्या होगा? इन दी रेड का मतलब जब किसी चीज के, जब कोई फाइनेंशियल डेंजर आ जाए, है ना, तो डेंजर से याद रखना, कोई फाइनेंशियल डेंजर आ जाए, ठीक है, तो मतलब कि वित्तीय खतरा आ जाए। तो वित्तीय खतरे को, यानी पैसे से रिलेटेड, फाइनेंशियल का मतलब होता है रिलेटिंग टू मनी। तो इन द रेड का मतलब क्या हो जाएगा? व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल डेंजर, यू आर इन द ट्रबल ऑफ फाइनेंसिंग, पैसे की दुविधा में आप हैं, तो उसको आप क्या बोलोगे? इन द रेड। अगला आइडियम हमारे पास है लाइक अ रेड रैग टू अ बुल, और लाइक अ रेड रैग टू अ बुल। अब यहाँ से दो शब्द पकड़ लो। देखो, मैंने बताया ना कि आप किसी भी चीज को एकदम एज इट इज वैसे ही याद नहीं कर सकते। इसका अब इसका डायरेक्ट कोई मीनिंग नहीं निकाल पाओगे आप, ठीक है, जो इससे रिलेट कर जाए। लेकिन मैं आपको समझाऊंगा याद कैसे रखना है। ये बुल को पकड़ लो और ये रेड को पकड़ लो, ठीक है। एक बैल है, और बैल को अगर आप लाल कलर का कपड़ा दिखाओगे तो क्या करेगा? आपकी आरती तो नहीं उतारेगा, पक्की सी बात है, यानी वो आपको दौड़ा लेगा, यानी वो क्रोधित हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। तो जब आप बैल को लाल रंग का कपड़ा दिखाओ, तो बोला जाता है ना, बैल या सांड को जब लाल रंग का कपड़ा दिखाया जाता है तो भड़क जाता है। मीन्स व्हाट? लाइकली टू मेक समवन एंग्री। जब आप बैल को लाल रंग का कपड़ा दिखा रहे हो तो यू आर
व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, आप एक बैल को गुस्सा दिलाने का ट्राई कर रहे हो कि वो गुस्सा हो जाए, यू आर मेकिंग हिम एंग्री, गुस्सा दिला रहे हो। तो जब वही करने का मतलब, जब व्हेन यू आर लाइकली टू मेक समवन एग्री, जब आप किसी को जानबूझ करके गुस्सा दिलाते हो ना, उसको क्या बोलते हैं, लाइक अ रेड रैग टू अ बुल। एक बुल को एक बुल को लाल रंग का कपड़ा दिखाना, क्यों दिखा रहे हो आप, क्योंकि आप चाहते हो कि वो नाराज हो जाए, गुस्सा हो जाए। तो किसी को गुस्सा दिलाने के लिए आप क्या बोलते हैं, लाइक अ रेड रैग टू अ बुल का मतलब व्हेन यू आर मेकिंग समबडी एंग्री। अगला शब्द है हमारे पास रेड टैपिज्म। रेड टैपिज्म और रेड कारपेट वेलकम, ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड इडियम्स हैं। और रेड टैपिज्म का मतलब आपने हिंदी में सुना होगा, लाल फीता शाही, है ना, लाल फीता शाही। अब इसका मतलब क्या होता है, ये तो हिंदी हो गया ना। कई बार मैं क्लासेस में पूछता हूँ कि इसका मतलब बता दो, तो बच्चे उसकी हिंदी बता देते हैं मुझे, है ना। तो मैं हिंदी, मेरा पूछने का अर्थ नहीं होता है हिंदी बताना किसी चीज का, और किसी चीज का मतलब बताना, ये दोनों डिफरेंट बातें, ठीक है, समझा करो। तो ये मैंने हिंदी बता दी इसकी, लेकिन मतलब तो नहीं बताया, मतलब इसका क्या होगा। जब कभी भी आप, जैसे अगर मैं सरकार की बात करूं, तो सरकार में आपको अगर किसी टॉप लेवल के आदमी से बात करना है, तो टॉप लेवल की बात करने के लिए अगर वो यहाँ पर है, तो उसके लेयर्स हैं। आपको पहुंचने के लिए अगर यहाँ पे बात करना है, तो आपको सबसे पहले शुरुआत अपने गांव से करना होगा। गांव से आपने अपने गांव से डीएम से बात किया, फिर गांव के ऊपर पहले आपने ग्राम प्रधान से बात किया होगा, फिर उसके ऊपर लेयर आता है, फिर उसके ऊपर अगर जिले स्तर की बात करें, तो जिले स्तर के ऊपर डीएम हो जाता है। तो उसके आगे जब बातें पहुंचती, तब धीरे धीरे आपकी बात ऊपर तक पहुंचती, तब मिनिस्टर तक जाते हैं, तब मिनिस्टर जो है वो कैबिनेट तक जाता है, बात कैबिनेट से तब जाकर के आप प्राइम मिनिस्टर तक बात पहुंचा सकती हो। कहने का मतलब है कि आप डायरेक्ट अपनी बात को, एक छोटे लेवल पे आप खड़े हैं, तो डायरेक्ट अपनी बात को क्या प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा पाए, नहीं। इसके बीच में बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, उनके माध्यम से ही आपको होकर के जाना है। लेकिन क्या यही बात आपको घर में भी अलाउ होती है। आपको अपने पापा से बात करना है, तो आप अपने पापा से कैसे बात करते हो, जाते हो डायरेक्ट, पापा कहीं बैठे रहते हो, पापा बुलाते हो, पापा ये फलाना चीज, मम्मी ये बात कहनी थी, भैया ये बात कहनी थी। आप घर में इनफॉर्मल रहते हो। इनफॉर्मल मीन्स व्हाट, यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना। देयर आर नो लेयर्स बिटवीन द पीपल लिविंग इन योर फैमिली। जो लोग घर में रह रहे हैं, आप उनके साथ कोई लेयर्स नहीं बनाते हो। आपको बात करना है, जा करके आपने डायरेक्ट बात कर लिया। लेकिन जहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है, बात करना है तो वाइट लेटर इनको लिखेंगे, फिर वो आदमी आगे फॉरवर्ड करेगा, फिर आदमी आगे फॉरवर्ड करेगा। वैसे-वैसे एक-एक लेयर को क्रॉस करते-करते जब आपकी बात पहुँचती है ना, इसको बोलते हैं रेड टैपिज़्म, लाल फीता शाही। शाही से याद रखना, शाही। जो राजा लोग होते हैं, राजा से अगर प्रजा को बात करना है, तो राजा अपनी प्रजा से कैसे बात करेगा? राजा को जब मन करता है वो बात कर सकता है, लेकिन जो प्रजा है ना, राजा के लिए भी कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, मोदी साहब के लिए भी प्रोटोकॉल है। ऐसे नहीं कि मोदी जी किसी से भी जाकर के मिल लेंगे। मोदी जी को भी रोकेंगे सबकी, नहीं नहीं आपको नहीं जाना है वहाँ पे। उनके जो गार्ड्स होते हैं, नहीं सर खतरा है आपको, वो सब रोकते हैं। उनके लिए लेयर्स है, उनके लिए प्रोटोकॉल है। तो जब बहुत सारे प्रोटोकॉल फॉलो करने लगे, एक्सट्रीम फॉर्मेलिटीज जब फॉलो करनी पड़े, उसको क्या बोलते हैं, रेड टैपिज्म। शाही से याद रखना, राजा लोगों को बहुत ज्यादा फॉलो करना पड़ता है, प्रजा को राजा से भी मिलने के लिए बहुत ज्यादा फॉलो करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा शब्द नहीं, ईडीएम है रेड कारपेट वेलकम। अभी इस रेड कारपेट वेलकम से मुझे एक इंसिडेंट याद आ जाता है। मैं थोड़ा सा समझाने में बहुत सारा थोड़ा लंबा बोल देता हूँ, तो आपको कई बार लगता होगा कि सर इतना छोटा सा idiom था और इतना ज्यादा आपने बता रखा। तो होता क्या है, कई बार स्टोरी आपको याद रखना इसलिए जरूरी पड़ जाता है कि अगर स्टोरी ये याद हो गई आपको, एक बार दिमाग में चली, तो ये भूलोगे नहीं आप। और वैसे तो आप इसको 10 बार पढ़ोगे, उससे ज्यादा समय लग जाएगा, लेकिन मेरी अगर स्टोरी आपको ध्यान में रह गई, तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा ये बात। तो थोड़ा सा आप बियर भी क्या करो इन सारी चीजों को। तो हम लोग ये समझ लेते हैं रेड कारपेट वेलकम। रेड कारपेट वेलकम से मुझे वो एक इंसिडेंट याद आता है, अभी हाल ही में, मुझे याद तो नहीं आ रहा उनका नाम क्या था, शायद ब्राजील की या कहीं की डिफेंस मिनिस्टर थी वो आई, और उनको वेलकम करने के लिए एक टीम रहती है। कोई भी बाहर से, कोई भी फॉरेन मिनिस्टर हो गया, या कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो गया, या कोई भी प्रेसिडेंट हो गया, जो हमारे कंट्री को विजिट करता है, या हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष किसी देश के किसी कंट्री को विजिट करते हैं, तो वहां पे रिसीव करने के लिए जो पावरफुल लोग होते हैं वो आते हैं, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पे कारपेट, एक आप देखे होंगे जब मोदी जी आते हैं तो कारपेट बिछाया गया रहता है।
तो रेड कारपेट वेलकम किसको किया जाता है भाई? रेड कारपेट वेलकम कोई व्यक्ति हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब फॉरेन से कोई हमारे यहाँ आ रहा है, कोई फॉरेन डेलीगेट से, या डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप तो मोदी जी के बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो वो हमारे यहाँ आएंगे तो हम तो ऐसे ही नॉर्मल तो उनको वेलकम करेंगे नहीं। तो हम लोग कैसे वेलकम करेंगे? वी विल वेलकम विद रेड कारपेट, यानी हम लोग रेड कारपेट वेलकम उनको देंगे। तो रेड कारपेट वेलकम का मतलब हो जाता है टू वेलकम विद अ ग्रेट रेस्पेक्ट। जब जब बहुत इज्जत से किसी को वेलकम किया जाए तो उसको बोलते हैं रेड कारपेट वेलकम। आप इसको ये डायरेक्ट याद रख सकते थे। आप देखना कभी भी न्यूज में देखना या टीवी पे देखना, जब कोई आएगा ना तो देखना नीचे रेड कारपेट बिछा रहेगा, वो रेड कारपेट वेलकम वहीं से याद रखना है आपको। अगला हमारे पास ईडीएम है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत इजी है। इसका तो डायरेक्ट आप मतलब बता दोगे। इसमें लिखा हुआ है टू कैच समवन रेड हैंडेड, किसी को रंगे हाथों पकड़ लेना, लाल हाथों नहीं रंगे हाथों यहाँ मतलब होगा। तो किसी को रंगे हाथ कैसे पकड़ लेते हो? नहीं बोलते हो आज तो मैंने तुमको रंगे हाथ पकड़ लिया ये काम करते हुए। मीन्स व्हाट? टू कैच समवन व्हाइल ही वाज कमिटिंग क्राइम, जब वो गुनाह कर रहा था ना, जब वो क्राइम कर रहा था उसी टाइम आपने उसको दबोच लिया। तो ऐसे इसको एक्सप्रेस करने के लिए आप क्या बोलते हो? टू कैच समवन रेड हैंडेड, किसी को रंगे हाथ पकड़ लेना। ये बहुत इजी था, इसको ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम। रेड हेरिंग। रेड हेरिंग का मतलब क्या होता है? जो हेरिंग है ना, हेरिंग एक मछली एक तरीके की, ठीक है, हेरिंग एक मछली है। अब इसका मतलब क्या होता है? रेड दैट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम मेन इशू। जैसे अगर मैं बोलूं रेड हेरिंग का मतलब होता है कि जो कभी भी कोई ऐसी घटना जो किसी मेन इशू को भटकाने के लिए दूसरी घटना की जाए। जैसे आजकल बड़ा फेमस है, जैसे शी जिनपिंग जो है चाइना के राष्ट्रपति। चीन में बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो बहुत तरीके से चाइना को बर्बाद कर रहे हैं, लोग वहां पे खुश नहीं है। तो वो ज्यादातर ऐसा ही होता है, जब कंट्री किसी एक मुद्दे में फंस जाती है ना, तो वो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किसी दूसरे देश पे अग्रेशन करती है, अटैक करने का कोशिश करती है। तो आप देख रहे होगे कि लद्दाख के बॉर्डर पे, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे हमेशा तनाव बना रहता है। क्यों ऐसा? इसीलिए क्योंकि इंटरनली वो लोग डिस्टर्ब्ड हैं, है ना। तो जब कोई भी देश इंटरनली बहुत परेशान हो जाता है तो अपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए दे प्ले रेड हेरिंग टैक्टिक्स। वो लोग कैसे टैक्टिक्स प्रैक्टिस करते हैं? रेड हेरिंग। तो ये आपको इसका यूसेज भी पता चल गया। या इसके एक और एग्जांपल सिंपल से लेता हूँ। अगर एक लड़का है, बोल रहा है कि मम्मी मुझे आम खाने हैं, मुझे आम खाने हैं, और उसकी माँ बोल रही है कि नहीं बेटा, चलो स्कूल के लिए ना देर हो रहा है, चलो वहां पे आगे ना चल करके अच्छे से आम मिलेंगे। यानी वो मेन मुद्दा ये है कि बच्चे को आम खाना है, बच्चे को आम न दिलाने के लिए कुछ और बात वो कर रही है, वो भटका रही है बच्चे को, ट्राई कर रही है कि ये भूल जाए, डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तो कोई मेन इशू को भटकाने के लिए जो भी आप काम करते हो ना, उसको क्या बोलते हैं? रेड हेरिंग। दैट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द मेन इशू। मेन इशू से भटकाने के लिए किया गया काम क्या कहलाएगा? रेड हेरिंग। अगला हमारे पास ईडीएम है टू सी रेड। ये बहुत ही आसान है याद करना। जब कोई इंसान लाल दिखने लगता है, गुस्से में तो दिखेगा ही, जाहिर सी बात है, वो बहुत ही वॉयलेंट हो जाएगा, बहुत ही वॉयलेंट होगा या बहुत ही एंग्री हो जाएगा। यही दो कंडीशन है। वो जब लाल हो जाएगा तो नहीं बोलते अरे यार तुम बहुत ही लाल दिख रहे हो, यानी क्या? मीन्स यू आर लुकिंग वेरी वॉयलेंट और यू आर लुकिंग वेरी एंग्री। जब कोई इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में हो या बहुत ज्यादा वॉयलेंट हो जाए, तो ऐसे इसको एक्सप्रेस करने के लिए क्या बोलते हैं? टू सी रेड। तो ये हमारा था लाल रंग से रिलेटेड इडियम्स। लगे हाथ हम लोग यहीं पे कर लेते हैं, ग्रे कलर का भी, ग्रे में बहुत ज्यादा नहीं है, 3 ही 4 है, तो हम लोग इसको भी खत्म कर लेते हैं। तो ग्रे कलर से बनने वाला, देखो मैंने इसको बनाने की कोशिश की है अपने से, कि ग्रे कलर का है तो मैंने उसको ग्रे ही में रखा है, ताकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो इमेज बने। आपका दिमाग इमेज ही याद करता है, इस वजह से मैंने इसको इस तरीके से बनाया भी, डिजाइन भी किया। तो अब ट्राई करना जिस तरीके से भी इसको याद कर पाओ। तो पहला हमारे पास ग्रे से रिलेटेड जो इडियम है वो है ग्रे एरिया। ग्रे एरिया का मतलब होता है लैक ऑफ क्लैरिटी। याद कैसे करोगे? अब ग्रे एरिया का मतलब अच्छा लिटरली मतलब निकालोगे तो क्या मतलब हो जाएगा? ग्रे एरिया मतलब ग्रे एरिया। तो ग्रे एरिया का मतलब वैसे होता है कि जहाँ पे कोई चीज मर्की हो, धुंधला हो, ट्रांसलूसेंट हो, मतलब कि वो दिखाई ना दे, आर पार उसके ना दिखा, जैसे, या क्लैरिटी ना हो। ये आपके थॉट में भी हो सकता है, थॉट में भी हो सकता है, किसी चीज में भी होता है। मैं इसका सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। दिल्ली है ना, दिल्ली, दिल्ली में इतनी गंदगी हो गई है, इतनी गंदगी हो गई है कि उसका जो पूरा मार्केट है या जो भी दिल्ली है वो सामने से आपको अच्छे से दिखाई नहीं देता है ना।
वहाँ पे बिल्कुल क्लैरिटी की कमी है, आप सामने देख ही नहीं सकते हो। अगर इस पार से उस पार देखना है तो भी आपको लगेगा कि कुछ न कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। तो इसको क्या बोलोगे आप? ग्रे एरिया। ग्रे एरिया का मतलब क्या होता है? व्हेन देयर इज लैक ऑफ क्लैरिटी, जब स्पष्टता की कमी हो, स्पष्ट कोई चीज ना दिखाई दे, तो उसको बोलेंगे ग्रे एरिया। ग्रे मैटर का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस ग्रे मीन्स, ग्रे मैटर मीन्स इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता। इसके लिए आज तक मेरे पास कोई निमोनिक्स तो नहीं याद करने के लिए, आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। अगला हमारे पास ईडियम है ग्रे मार्केट। ग्रे मार्केट आपने सुना होगा, ब्लैक मार्केट आपने सुना है। ब्लैक मार्केट का मतलब हम लोग हिंदी में बोलते हैं काला बाजारी। ग्रे मार्केट भी उसी से रिलेटेड है ना? ग्रे मार्केट भी उसी से, जब ऐसा मार्केट, जब जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ, जैसे अभी कुछ ही दिन पहले जब प्याज जो है बहुत ज्यादा महंगा हो गया था, तो लोग क्या करने लगे थे? प्याज को होर्ड करने लगे थे, है ना? होर्ड मतलब इकट्ठा करने लगे थे, तो इकट्ठा करके और दूसरे जगह से बेचे। जब प्याज महंगा हो गया तब वो लोगों ने बेचना शुरू किया। या शराब है, शराब के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है शराब बेचने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो शराब को, कच्ची शराब बना करके, घर ही पे बना करके, गंदे तरीके से, गलत तरीके से, उसका पूरा मैकेनिज्म फॉलो ना करके और कच्ची शराब बना करके बेचते हैं। तो चूंकि उनको ऑथोराइजेशन नहीं है, वो लोग ऑथोराइज नहीं है वो लीकर को बेचने के लिए, बावजूद उसके वो बेच रहे हैं, तो इसका मतलब वो लोग गलत तरीके से बेच रहे होंगे। तो आपके पास जब किसी चीज की अथॉरिटी नहीं रहती है, और जब आप अथॉरिटी से जाकर के बाहर बेचते हो, तब मीन्स व्हाट? इट इज कॉल्ड ग्रे मार्केट। आगे अंग्रेजी में लिखा हुआ है, देख लो। मार्केट आउटसाइड द ऑथोराइज्ड सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जब किसी को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो ऑथोराइज्ड सिस्टम मिला हुआ है कि भाई यही ऑथोराइज्ड बंदा है, यही यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, लेकिन वो अपने सिस्टम से बाहर जाकर के करने लगे, तो उसको क्या बोलेंगे? ये ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। इसको ब्लैक मार्केटिंग भी कह सकते हो, या इलीगली तरीके से बेचना भी कह सकते हो। ठीक है, फिर अगला हमारे पास है ग्रे कॉलर। अच्छा, ग्रे कॉलर और ग्रे एमिनेंस, ये जो है मैंने आपको बताया भी था। ब्लू कॉलर वर्कर्स, व्हाइट कॉलर वर्कर्स, है ना? ये सारे। तो ब्लू कॉलर वर्कर हो जाता है जो अनस्किल्ड लोग होते हैं। व्हाइट कॉलर वर्कर्स वो लोग होते हैं जो स्किल्ड होते हैं। और ग्रे कॉलर वर्कर्स वो होते हैं, ग्रे कॉलर वर्कर्स या ग्रे एमिनेंस, जो नॉलेज रखते हैं। जैसे मैं कुछ एम्प्लॉई की बात करूं, जो कुछ ऐसे एम्प्लॉई हैं जो रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, तो जो रिटायर, मान लो 50 साल उन्होंने नौकरी कर दिया, उसके बाद रिटायर हो गया। 60 साल जॉब किया और 60 साल के बाद क्या हो गया? वो रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद भी अगर वो कोई आदमी किसी कंपनी का मालिक है, वो कंपनी को चला रहा है। इस कंपनी को चलाने के लिए ये जो रिटायर्ड बंदा है ना, ये बड़ा ही एक्सपर्टीज इसके साथ था, इसके पास बहुत ही एक्सपर्टीज थी, और ये अपने एक्सपर्ट ओपिनियन इसको दिया करता था। अब चूंकि ये रिटायर हो गया है, तो ये इस कंपनी का एम्प्लॉय तो रहा नहीं, लेकिन बावजूद इसके इस कंपनी के फैसले लेने के लिए अभी भी ये पर्सन इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर इसके पास ऐसी अथॉरिटी है और इसको, इसके विचारों को इस कंपनी को चलाने के लिए लिया जाता है अभी तक, तो ऐसे एम्प्लॉय को जो बाहर रहते हुए भी कंपनी के फैसले को, कंपनी के डिसीजन को ले सकता है, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? ग्रे कॉलर वर्कर्स बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, इट इज ओकेजनली यूज टू डिस्क्राइब एल्डरली इंडिविजुअल्स, है ना? बुजुर्ग लोगों को कहा जाता है, वर्किंग, काम करने वाले, बियॉन्ड द एज ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट होने के बाद भी वो लोग जो काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ग्रे कॉलर बोला जाए या ग्रे एमिनेंस बोला जाए, तो ऐसी पर्सनैलिटी जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पावर रखते हैं अपने डिसीजन को देने के लिए, वो बाहर से ही काम कर रहे हैं, इस कंपनी के चीजों को करने के लिए बाहर से ही काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, ग्रे एमिनेंस का ही मतलब ये लमसम, one without an official position but who has influence over people who take decision। जिसके पास कोई ऑफिशियल पोजीशन तो नहीं होता है काम करने का, लेकिन तब भी उसके पास ये पावर होता है कि जो लोग डिसीजन ले रहे हैं ना, उनको वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? ग्रे एमिनेंस बोलेंगे। तो ये ग्रे कॉलर और ग्रे एमिनेंस है। तो इतना ही हम लोग रखते हैं, वीडियो जो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगले वाले में हम लोग बात करेंगे इस ग्रीन वाले के बारे में। ठीक है, इसी तरीके से दो ग्रीन हो गया, फिर आगे भी जितने ब्लैक व्हाइट इनसे बनने वाले जितने भी हैं, इससे आपको फायदा ये होगा कि इससे के बाद आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। तो जितने भी कलर बेस्ड इडियम होंगे, मैं उनको खत्म करने के बाद फूड आइटम से रिलेटेड, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड, इस तरीके से 1 बाय 1 जितने भी थीम बेस्ड इडियम होंगे, उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक वीडियो और मैं बनाऊंगा अच्छी सी, उसमें हम जितने भी मिसलिनियस होंगे अलग अलग तरीके से, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे।
कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।